हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम 2025-26 के लिए हम लोग अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है बच्चों, इसी को विद सॉल्यूशन के साथ में समझ रहे थे। ठीक है, डिस्कशन कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम इसी के पार्ट 2 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो सैंपल पेपर है बच्चों, आप सभी बच्चों का कुछ ही दिन में यानी कि 24 फरवरी 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का और 25 फरवरी 2026 को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का आपका ज्योग्राफी का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, एनुअल एग्जाम वार्षिक पेपर, इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अपना खंड नंबर घ, ठीक है, जिसमें हमारे 5-5 नंबर के 5 जो क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और 5वें खंड के अंदर जो हमारा 29वां क्वेश्चन है वर्ल्ड मैप का, ठीक है, इसको डिस्कशन करेंगे। और जो 30वां क्वेश्चन है 5 नंबर का इंडिया मैप का, इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए ये मान के चलिए 35 मार्क्स की आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवाने वाली है। क्योंकि बच्चों इस वीडियो के अंदर हम लोग जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो हर साल पेपर में ज्यादातर रिपीट होते ही रहते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है ना पेपर में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए बच्चों मैं आपसे कह रहा हूँ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी रहने वाली है, तो जरूर से एंड तक देखें। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं आज के अपने सैंपल पेपर 1 के पार्ट 2 की वीडियो को। तैयार हो बच्चों, आर यू रेडी? तो चलिए शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में यहाँ पे देख लीजिए, हमने सेक्शन नंबर ए बहुत अच्छे से समझ लिया था। आप देख सकते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे, सारे के सारे अच्छे से मैंने समझा रखे हैं आपको। फिर हमारे स्रोत आधारित क्वेश्चन थे, कुछ चित्र वाले क्वेश्चन थे, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और फिर हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से और चित्र के माध्यम से समझा रखे मैंने आपको। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो का हमारा पहला खंड और इस पेपर का चौथा खंड, खंड घ यानी कि सेक्शन डी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दैट मींस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हमारे यहां से शुरुआत हो जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर हमसे 5-5 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि एग्जाम में हो सकता है तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन में अथवा मिल जाए, हो सकता है तो आपको 3 में भी अथवा मिल जाए। तो हम क्या करेंगे कि किसी पेपर में आपको 2 क्वेश्चन में अथवा देके समझा देंगे, किसी में 3 में अथवा देके समझा देंगे, तो आपकी हर तरीके की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है 24। इसमें पूछा गया है जो बिग बैंग सिद्धांत है इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, आप सभी को पता है, अगर हम बात करें कि हमारा जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति के बारे में सबसे सर्वमान्य, सबसे प्रसिद्ध, सबसे जो सही सिद्धांत है वो कौन सा माना जाता है? बिग बैंग सिद्धांत। तो अब हमें इसी को एकदम कंप्लीट एक्सप्लेन करके समझाना है। तो आओ मेरे साथ आप समझो बड़े ध्यान से। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सर्वमान्य सिद्धांत की, तो वो है बिग बैंग का सिद्धांत, जिसे हम विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। याद रखना, बिग बैंग सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। ठीक है, कब और किसने दी थी ये? तो ये 1920 ईस्वी में एडविन हम्बल के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो बिग बैंग सिद्धांत है ना, इसको हम कई अवस्थाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे? देखो भाई, हमारे ब्रह्मांड में ना वे सभी पदार्थ जिससे हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है, वो सबसे पहले ना बहुत ही छोटा सा एक जो गोलक होता है जिसे हम एकाकी परमाणु कहते हैं ना, उसके स्थान पर स्थित है, जिसका आयतन सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको मैं एक चित्र दिखाता हूं तो आप समझ जाएंगे ये भी। देखो, हमारा जो ब्रह्मांड बना हुआ है ना आज जिन जिन कणों से, वो पता है पहले कितने थे? मात्र इतने छोटे से एक एकाकी परमाणु के रूप में हुआ करते थे पहले, सिर्फ इतने छोटे से एकाकी परमाणु में। ठीक है, जितने भी हमारे जो भी वातावरण में मौजूद है। इसके अलावा परमाणु में, उस छोटे से गोलक में ना, इस छोटे से एकाकी परमाणु में बहुत ज्यादा एनर्जी
जो थी वो वहां पे बनने लगी, ठीक है, संचित होने लगी, एकत्र होने लगी। अब इतनी एनर्जी को वो एकाकी परमाणु संभाल नहीं पाया और फिर उसमें हुआ विस्फोट, ठीक है। और जब विस्फोट हुआ तो 1 सेकंड के अंदर ही ब्रह्मांड का विस्तार हो गया, ठीक है। जो अभी एकाकी परमाणु अभी हमने देखा, ठीक है, ये जो परमाणु अभी हमने देखा था ना, इसमें क्या हुआ कि एकदम से ज्यादा आयतन और तापमान की वजह से एकदम से विस्फोट हुआ। तो 1 सेकंड, जी हां, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो गया, ठीक है। फिर यहां पे क्या कहा गया है, आगे देखेंगे। हाँ, फिर यहां पे है कि बिग बैंग 3 लाख वर्ष के दौरान इसका तापमान 4,500 केल्विन तक कम हो गया था, यानी कि तकरीबन 3 लाख वर्ष लगे इस तापमान को यहां तक पहुंचने तक के लिए, ठीक है। और फिर ब्रह्मांड जो था वो पारदर्शी हो गया। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि बिग बैंग की घटना जो है ना, वो आज से लगभग 3.7 अरब वर्ष पहले शुरुआत हुई थी और आज भी हमारा ब्रह्मांड विस्तृत होता जा रहा है, ठीक है। ब्रह्मांड के विस्तार का क्या मतलब है, इसका मतलब है जो आकाश गंगाएं हैं इसके बीच अंतरिक्ष में वृद्धि हो रही है। दैट मीन्स आप ये छोटे छोटे गोलक देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये आकाश गंगाएं। तो धीरे धीरे करके समय दर समय इनमें दूरियां बनती जा रही हैं, जो कि क्या दर्शाती है कि ब्रह्मांड जो है इसका विस्तार होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिग बैंग थ्योरी को समझ सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट। तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिग बैंग थ्योरी के बारे में, नहीं होगी ना। चलो, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भूकंप को परिभाषित कीजिए और भूकंप के प्रभावों का वर्णन कीजिए और भूकंप के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। बच्चों कई क्वेश्चन हैं। पहला कि भूकंप होता क्या है, भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं, और भूकंप के वैसे तो 4-5 प्रकार हैं, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे 2 ही बताने हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले समझिए कि आखिर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप का मतलब क्या है। जैसा कि नाम से पता चलता है, भूकंप, संधि विच्छेद करेंगे तो भू और कंप यानी कि भूमि में कंपन होना। तो साधारण अर्थ में भूमि का कांपना या फिर पृथ्वी का हिलना ही भूकंप कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब अचानक झटके से आरंभ हुआ पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं, ठीक है। जब अचानक से झटका आता है ना पृथ्वी में, उस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा होती है। अब भूकंप को हम उसके उत्पन्न होने के रीजंस की वजह से टोटल 5 वर्गों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब वो 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं बच्चों, इसको भी ध्यान से समझ लो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ग है वो है विवर्तनिक भूकंप, ठीक है। विवर्तनिक का क्या मतलब हो गया, विवर्तनिक का मतलब हो गया प्लेटें या फिर हमारे महासागरों की वजह से, ठीक है। तो सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही ज्यादातर आते हैं। क्यों आते हैं, जैसे ये भूकंप जो है ना, वो कोई चट्टान जो होती है वो अपने आप सरक जाती है, ठीक है, किसी रीजन की वजह से, या फिर जैसे महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट हैं, जब ये एक दूसरे से टकरा जाती हैं या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो इससे क्या होता है, इससे भूपट्टी या तो नष्ट होती है या तो नई बनती है, तो इससे भूकंप पैदा होता है। दूसरे हैं बच्चों यहाँ पे ज्वालामुखी भूकंप। अब कई बार क्या होता है कि कोई ज्वालामुखी है, ठीक है ना, वेट अ मिनट, कई बार क्या होता है कि कोई ज्वालामुखी है, अब वो कई सालों से शांत है, ठीक है, और आप इधर आसपास लोग जो यहाँ पे रहने लगे, लेकिन एक ही दम से इससे उद्गार हुआ, ठीक है ना, इससे चीजें बाहर निकलने शुरू होगी, लावा मैग्मा बाहर निकलने लगा। तो इससे क्या होगा, अचानक से जो उद्गार हुआ इसमें यहाँ पे झटके महसूस होते हैं, ठीक। तो अब हमारे तीसरे टाइप के भूकंप है बच्चों निपात भूकंप। अब ये निपात भूकंप पता है क्यों आते हैं, जब कोई भी खनन का काम चल रहा है, माइनिंग का काम चल रहा है, ठीक है, और उसी माइनिंग के काम को करते करते वो धरती की गहराई में काफी नीचे तक चले गए, ठीक है, और अचानक से वो जो माइन थी वो एकदम से ढह जाती है। तो इससे क्या होता है, आसपास के एरिया में कंपन पैदा होता है, तो उसी को निपात भूकंप कहते हैं। फिर आते हैं बच्चों विस्फोट भूकंप। विस्फोट भूकंप बेसिकली जब भी हम किसी परमाणु परीक्षण करते हैं, कोई हथियार वगैरह चलाते हैं या फिर रासायनिक विस्फोट होता है, तो जो भूमि में कंपन होता है उससे बोलते हैं। फिर आता है बच्चों बांध जनित भूकंप। ये तो सिंपल सी बात भाई कि जब कोई बांध बना हुआ है वो अचानक से टूट जाता है, तो इन्हें बांध जनित भूकंप कहते हैं, ठीक है। तो किस किस टाइप के कौन कौन से भूकंप हैं समझ गए ना बच्चों। एक है प्लेटों वाले भूकंप, एक है ज्वालामुखी वाले भूकंप, एक है माइनिंग की वजह से उत्पन्न होने वाले भूकंप, एक है विस्फोट से होने वाले, एक है बांध के टूटने से होने वाले। बस हो गया। अब
भूकंप से क्या क्या प्रभाव होते हैं? तो सबसे पहले तो भूमि हिलती है, भूस्खलन होता है, मृदा का अपरदन होता है। ठीक है, जो बर्फ होती है वो पिघलने लगती है, बिल्डिंगें टूटती फूटती हैं, आग लग जाती है, वस्तुएं गिरती हैं, बांध और तटबंध टूटने से बाढ़ आ जाती है, गांव के गांव तहस नहस हो जाते हैं, इमारतें टूटती हैं, ढांचे ध्वस्त हो जाते हैं, सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं, जलीय जीवों को परेशान होता है। बहुत सारी इसकी आपदा के प्रभाव है। ठीक है, आपको मैं कुछ इमेजेस भी दिखा देता हूं कि भूकंप जो है ये कैसे कैसे नुकसान करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो भूकंप पैदा क्यों होता है? जब धरती में कंपन होता है, तो इसी से जो मतलब इसी को हम भूकंप कहते हैं। अब भूकंप से देखो बिल्डिंगें गिर रही हैं, लोग परेशान हैं, दरारें पड़ गई हैं, सब अपने जान माल की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, अपने पैसों की, अपने खुद की लाइफ की, लोगों की लाइफ की यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो जो सागरीय इलाके होते हैं, नदी तटीय इलाके होते हैं, वहां पे भूकंप की वजह से कैसा दृश्य उत्पन्न होता है। ठीक है, इमारतें टूट जाती हैं, आग लग जाती है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ये आप देखेंगे तो ये क्या नाम है, ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, इसके आसपास के भूकंप के झटके महसूस किए, ये दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसे यहां से देख लें बच्चों कि डिस्क्राइब द बिग बैंग थ्योरी इन डिटेल। तो क्या है वो, उसके बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए, और इसको समझने के लिए आपके सामने मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इसे रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन, डिफाइन अर्थक्वेक एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक एंड डिस्क्राइब द मेन टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए बच्चों कि व्हाट इज द अर्थक्वेक, एंड उसके बाद में कि इसके ओरिजिन के फैक्टर की वजह से अर्थक्वेक को हम 5 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, फिर आते वॉल्केनिक अर्थक्वेक, फिर आते कोलैप्स अर्थक्वेक, फिर एक्सप्लोशन अर्थक्वेक, फिर डैम जनरेटेड अर्थक्वेक। उसके बाद जो इसके इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या पड़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 पॉइंट में ही 10 से 12 लिख दिए हैं के बारे में। ओके, तो ये तो आपने समझ लिया कि भूकंप। अब एक और आपदा है सूखा। ठीक है, एक और आपदा है सूखा, ये भी काफी आती है पेपर में, तो सूखा को समझिए। क्वेश्चन क्या है कि सूखा क्या है, सूखे के प्रकार बताइए, और सूखे से कैसे निपटा जाए इसके उपायों का भी मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए सूखा क्या होता है। तो किसी विशेष क्षेत्र में एक विशेष समय में सामान्य से कम वर्षा की मात्रा को सूखा कहते हैं। सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये मैं एक जगह ले लेता हूं एग्जांपल के लिए, केरल। ठीक है, तो केरल में क्या हुआ कि इस बार ना इधर अरब सागर से जो मॉनसून आना था जिस टाइम पे, उस टाइम पे मॉनसून आया नहीं। ठीक है, और अगर आया भी तो जितनी वर्षा यहाँ पे होनी चाहिए थी उतनी हो नहीं पाई। तो इससे क्या हुआ, वर्षा की मात्रा कम हो गई, पानी इसे कम मिला, तो इससे जो स्थिति बनी उसको सूखा कहा गया। अब सूखा ना कई तरीके का होता है। ठीक है, मोस्टली 4 तरीके का सूखा बताया गया। एक है मौसम संबंधी, मौसम विज्ञान संबंधी, कृषि जल विज्ञान संबंधी और पारिस्थितिकी। अब एक एक करके समझ लो यहाँ पे सूखे के 4 प्रकार। तो मौसम विज्ञान संबंधी, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है, अर्थात इसमें 1 साल नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5, 10, 15, 20 साल तक एक लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे वर्षा का नामो निशान नहीं होता है, या फिर कह लीजिए कि बहुत ही कम वर्षा होती है। फिर है कृषि सूखा, इसमें क्या होता है, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहते हैं। इसमें दरअसल जब वर्षा नहीं होगी, ठीक है, अपर्याप्त मानसून होगा, तो इससे क्या होगा कि जो फसल होगी जल के अभाव में वो नष्ट हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं कृषि सूखा। तीसरा है जल विज्ञान संबंधी सूखा, जब धरातलीय और भूमिगत जलाशयों में जल स्तर एक सीमा के नीचे गिर जाए और वृष्टि द्वारा जलापूर्ति भी ना हो तो उसे जल विज्ञान संबंधी सूखा कहते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे हमारे जो समर वगैरह होते हैं, नल होते हैं, मोटर होते हैं, ये पानी कहाँ से खींचते हैं, जमीन के अंदर से। तो जब वर्षा ही नहीं होगी तो धरातलीय और भूमिगत जलाशय का जल स्तर गिर जाएगा। ठीक है, और इससे जलापूर्ति नहीं हो पाई तो इसी को जल विज्ञान संबंधी सूखा कहते हैं। फिर पारिस्थितिक सूखा, तो जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में
जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और पर्यावरण में तनाव उत्पन्न होता है तो उसे पारिस्थितिक सूखा कहते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, इकोस्फीयर है, वहां पे अगर प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, ठीक है, जो फूड चेन वगैरह है और जो भी पेड़ पौधे उनको पानी वगैरह जब ढंग से नहीं मिल पाता है तो इसको पारिस्थितिक सूखा कहते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही दिक्कत पैदा करता है। ठीक है, तो सूखा क्या है, इसके प्रकार क्या है, समझ गए। अब समझो इससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो सूखे से बचने के कई उपाय हैं बच्चों। अब कौन कौन से उपाय हैं सर बताओ। देखो, सबसे पहला उपाय, लोगों को तत्कालीन सेवाएं प्रदान करना। जैसे कि देखो जहां पे सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको केरल का एग्जांपल लिया था कि भाई वहां पे ना मानसून लेट आया तो वर्षा वगैरह कम हुई और हुई भी तो ना के बराबर हुई। तो अब यहाँ पे क्या है, अब हम यहाँ पे तत्कालीन सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। उन्हें सुरक्षित पेयजल वितरण कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ, उनके पशुओं के लिए चारा, व्यक्तियों के लिए भोजन और उन्हें सुरक्षित स्थान प्रदान करके, पहला तरीका। दूसरा उपाय ये है कि जो भूमि जल भंडार है इनकी खोज करना, यानी कि कुछ ऐसे जल भंडार है जहाँ पे पानी प्राकृतिक तौर पे हमेशा बना ही रहता है, तो ऐसे जल भंडारों की खोज करना। ठीक है, जो कि भौगोलिक सूचना तंत्र की सहायता से की जा सकती है, GIS। ओके, उसके बाद जो जब वर्षा होती है तो हमें उस वर्षा के जल का संग्रहण करना चाहिए और संचय करना चाहिए। ठीक है, वर्षा के जल का संग्रहण और संचय करना चाहिए। बच्चों, वर्षा के जल का संग्रहण हो गया, संचयन हो गया, इससे संबंधित 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है, इसके लिए हमें लोगों को प्रोत्साहित करना तथा नदियों पर छोटे छोटे जो बांध है इनका निर्माण भी करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो अधिक जल वाले क्षेत्र हैं इनको निम्न जल वाले क्षेत्रों से नदी तंत्र की सहायता से आपस में जोड़ना। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं यूके की बात कर लूँ, उत्तराखंड की बात कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे गंगा नदी है और वहीं पे मैं इधर की बात कर लूँ, मान लीजिए MP की, ठीक है, तो यहाँ पे नदियों का संगम थोड़ा कम है, तो क्या होगा कि जैसे यूके में, उत्तराखंड में पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसकी जितना उसे चाहिए उससे भी कई ज़्यादा है, तो ये अपने पानी को, अपनी नदी को थोड़ा सा पानी MP की तरफ मोड़ सकते हैं, है ना। तो जो अधिक जल वाले क्षेत्र हैं वो निम्न जल वाले क्षेत्रों से नदी तंत्र की सहायता से आपस में जोड़ें। इसके अलावा हम वृक्षारोपण करें, वनों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं उन्हें, ठीक है, जिससे कि क्या हो, वातावरण जब संतुलित होगा तो आसानी से सूखा को भी छुटकारा मिलेगा और वर्षा भी होगी उससे, है ना। तो सूखे के निवारण से ये हमारे उपाय कुछ यहाँ पे बताए गए हैं। ओके प्यारे बच्चों, समझ गए। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन 25। अब इसी का इंग्लिश मीडियम देख लेंगे बच्चों कि व्हाट इज ड्राउट, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड इवेल्युएट द मेजर्स टू प्रिवेंट ड्राउट। तो ये होता क्या है, 4 टाइप का ये होता है। एक होता है मेट्रोलॉजिकल, फिर एग्रीकल्चर, फिर हाइड्रोलॉजिकल और इकोलॉजिकल। ओके, और इससे बचा कैसे जा सकता है, तो ये इसके प्रिवेंट है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए, सारी चीजें लिखी हुई हैं। ओके, चलो अब पढ़ेंगे अगले प्रश्न को और इसमें है आपके अथवा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ आपको 3 अथवा करवा दूं, एक तो करवा दिया, अभी दूसरा वाला भी देखो। 26 है कि जो बादल होते हैं, ठीक है, हमने देखे हैं ये कई टाइप के जो बादल होते हैं ये बनते कैसे हैं और बादलों का वर्गीकरण कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बादलों का निर्माण कैसे होता है, तो देखो बच्चों, जो हमारी वायु है, वायु में उपस्थित जो छोटे छोटे महीन धूलकण होते हैं, जब इन धूलकणों के केंद्रक के चारों ओर जलवाष्प संघनित होता है तब बादल बनते हैं। ठीक है, क्योंकि या फिर कह लीजिए हालांकि या चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसीलिए उनके विस्तार, उनके घनत्व, उनकी पारदर्शिता, उनकी अपारदर्शिता, इसके आधार पर बादलों को 4 रूप में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो भाई बादल कैसे बनते हैं, सिंपल सी बात है, ये जो एयर होती है, ठीक है, ये जो एयर होती है इसमें बहुत ही छोटे छोटे जो महीन धूलकण होते हैं, ठीक है, धूलकण, इनके चारों ओर जब जलवाष्प संघनित हो जाता है उससे बादल बनते हैं। ठीक है, और बादल हमारी वायुमंडल की जो पहली परत है क्षोभ मंडल, उसी में बनते हैं, है ना। तो इसके विस्तार, इसके घनत्व और इसको देखा जा सकता है, यानी इसके आधार पर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से बच्चों, सबसे पहले आते हैं पक्षांबी मेघ, ठीक है, पक्षांब मेघ, फिर कपासी मेघ, फिर स्त्री मेघ और फिर आते हैं वर्षा मेघ।
ठीक है, और भी एक आधा पॉइंट है, अभी बताऊंगा। चलो देखो, सबसे पहले बात करेंगे पक्षाव मेघ की। देखो बच्चों, पक्षाव मेघ वायुमंडल में सबसे टॉप पे होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे ये एक ऐसा त्रिभुज बना के बताऊं ना, तो सबसे टॉप पे होते हैं पक्षाव मेघ। इनका निर्माण 8,000 से लेके 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक है, अब ये ज्यादा ऊपर हैं तो सिंपल सी बात है, ये थोड़े से पतले भी होते हैं और ये ज्यादातर वायुमंडल में बिखरे हुए भी होते हैं, और ये ऐसा लगता है जैसे पंख नहीं होते हैं किसी पक्षी के सफेद, वैसे प्रतीत होते हैं, हमेशा सफेद रंग के। फिर आते बच्चों कपासी मेघ। अब जैसा कि कपास होता है, ठीक है ना, उससे रुई बनती है, तो ये बादल भी ना कपासी मेघ एकदम रुई के जैसे दिखाई देते हैं, और इनकी हाइट जो है ये तकरीबन 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। अब कपास कैसा होता है, रुई कैसी होती है, छितरी होती है, इधर उधर बिखरी होती है, तो ये कैसे होते हैं, छितरे होते हैं, इधर उधर बिखरे होते हैं और चपटे आधार वाले होते हैं। रुई जो होती है चपटे आधार की होती है ना, वैसे ही। फिर आता है स्तरीय मेघ। जैसे कि नाम से पता चलता है स्तरीय यानी कि लेवल वाले मेघ, तो इसमें सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास की वजह से, ये झांस नहीं ह्रास है, ठीक है ना, ऐसे, ये भी नहीं समझ आएगा, रुक जाओ, ऐसे, ठीक है ना, ऊष्मा के ह्रास से या फिर अलग अलग तापमानों में हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। ठीक है, तो स्तरीय मेघ का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग लेवल पर जब ऊष्मा का ह्रास होता है या फिर अलग अलग लेवल पर जब तापमान आपस में मिलते हैं, ठीक है, तापमान पर जो हवा होती है ना वो आपस में मिलती है, तब स्तरीय मेघ बनते हैं। और सबसे आखिरी वर्षा मेघ। जैसे कि नाम से पता चलता है वर्षा मेघ, तो जब भी बारिश होती है तो ये मेघ कैसे हो जाते हैं, एकदम काले, एकदम गहरे स्लेटी रंग के हो जाते हैं। ठीक है, और ये मध्य स्तरों और पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होते हैं। अब ये 4 मूल रूप के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों में बादलों का निर्माण करते हैं। यानी कि ये जो 4 बादल अभी हमने देखे, इनमें ऊंचे बादल 5 से 14 किलोमीटर होते हैं, पक्षाव स्तरीय, पक्षाव कपासी। मध्य ऊंचाई के बादल 2 से 7 किलोमीटर के होते हैं, स्तरीय मध्य, स्तरीय मध्य और कपासी मध्य। और कम ऊंचाई के बादल 2 किलोमीटर से कम के होते हैं, ठीक है, कपासी स्तरीय वर्षा मेघ और कपासी वर्षा मेघ, है ना, इस तरीके से। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि भाई बादल क्या होते हैं, मतलब बादल बनते कैसे और इनका वर्गीकरण क्या है ना। अब इसी के अथवा वाले को समझ लो कि तरंगें और धाराएं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक तो है वेव्स और क्या नाम है, तरंगें और धाराएं। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ, देखो, एक होती है वेव्स, एक होती है करंट्स, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है। तो आओ देखते हैं अच्छे तरीके से। देखो, एक ही बार में पूरा आंसर आपको बताऊंगा, तो बड़े ध्यान से इसको समझें। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों तरंगों के बारे में, फिर धाराओं के बारे में। देखो, तरंगें जो होती हैं, तरंगों का जल ऊपर नीचे और आगे पीछे गति करता है। तरंगों का जो जल होता है वो कैसे गति करता है, ऊपर से नीचे, ठीक है ना, ऊपर से नीचे भी गति करता है और आगे से पीछे भी गति करता है। वह अपना स्थान छोड़कर आगे नहीं बढ़ता। तरंगें जो है, तरंगों में जल जो है वो अपना स्थान छोड़ के आगे नहीं बढ़ता है। तरंगें केवल जल तल ही सीमित होती हैं, यानी कि तरंगें जो है वो सिर्फ और सिर्फ जल तक ही सीमित होती हैं। तरंगों का वेग वायु के प्रचलन पर निर्भर करता है। जैसे वायु चलेगी वैसी ही तरंगें भी चलेंगी, जितनी हवा तेज होगी वैसे ही तरंगें भी होंगी। तरंगों का आकार जितनी जल की गहराई होगी उस पर निर्भर करता है। और तरंगें जो है भाई ये अस्थायी होती हैं और सदा बनती और बिगड़ती भी रहती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं धाराओं की, तो धाराओं में जल जो है ना ये अपना स्थान छोड़कर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये समुद्र है, ठीक है, तो ये समुद्र में ये जो धाराएं हैं, ठीक है ना, मैं धाराएं बना देता हूँ। ये जो धाराएं हैं, ये धाराएं क्या करती हैं कि अपनी वो जो इनका जल होता है ये उसको छोड़ के आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। ठीक है, धाराएं एक पर्याप्त गहराई तक प्रभावकारी होती हैं, यानी कि धाराएं जो है ना वो कुछ ही लेवल तक गहराई तक इनका प्रभाव होता है ज़्यादातर। ठीक है, धाराएं स्थायी पवनों के प्रभाव से चलती हैं। धाराएं सदैव विशाल आकार की होती हैं और धाराएं सदा स्थायी होती हैं और निरंतर निश्चित दिशा में बहती रहती हैं। ओके, तो ये डिफरेंस है बच्चों किस किस में, तरंगों में और धाराओं में। ठीक है, तो आशा करता हूं तरंगें क्या है, धाराएं क्या हैं, क्या इनमें डिफरेंस है, अब तो आप समझ ही गए होंगे, है ना बच्चों। चलिए, तो ये हो गया आपका यहाँ पे पूरा।
अब दोनों ही क्वेश्चन 26 के समझ लिए। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं यहां से देखें बच्चों कि हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड एंड क्लासीफाई देम। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स कैसे होता है, ठीक। फिर क्लाउड्स में क्रिस्ट क्लाउड क्या होते हैं, उसके बाद में ये दिया हुआ है फिर स्टेट्स और रेन क्लाउड्स, और ये सभी क्लाउड्स मिलके कई टाइप के क्लाउड्स को बनाते हैं लेवल के हिसाब से, तो ये भी देख लीजिए। फिर यहाँ पे है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेव्स एंड करंट्स। तो वेव्स एंड करंट्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी देख लीजिए। देखो सबसे पहले वेव्स की बात कर लीजिए, तो वेव्स के बारे में मैंने 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर आप यहाँ पे करंट्स की बात कर सकते हैं जिसमें आपको मैंने ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, ओके। और एक ही बार में देखना है, ये लीजिए, अब इसको आप एक ही बार में देख सकते हैं पूरा आंसर, ओके बच्चों। ओके तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है 27, ये एक ऐसा प्रश्न है बच्चों जो है तो बहुत ही आसान लेकिन है इंपॉर्टेंट और आता है पेपर में, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। देखो पृथ्वी के धरातल पर जो तापमान है इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अर्थात जो हमारा अर्थ है, ठीक है, हमारा जो ग्रह है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पर सूर्य से आने वाला जो ताप है, जो वितरण है, ये प्रभावित होता है किन रीजन से वो बताइए, ठीक है। तो पहले आप रीजन समझो, फिर आपको मैं एक चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। पहला रीजन है बच्चों अक्षांश, दूसरा है उत्तुंगता या ऊंचाई, तीसरा है समुद्र से दूरी, चौथा है वायु संहिता, वायु राशि तथा महासागरीय धाराएं, ठीक है। अब इन सभी को ना आप एक एक करके एक चित्र आपको मैं दिखाऊंगा अभी, उसके माध्यम से समझो, ठीक है। एक मिनट, अब इसको ना इस चित्र को ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। देखो ये एक तरफ है हमारा सूर्य, ठीक है, एक तरफ सूर्य है और एक तरफ है ताप, है ना। तो देखो होता क्या है कि सूर्य से ये जो विकिरण जा रहा है, ठीक है ना, मैं एक बार विकिरण डाल दूं फटाफट से, हाँ अब ठीक है। देखो ये जो सूर्य से विकिरण जा रहा है ना, ये इधर की तरफ जा रहा है ना पृथ्वी की तरफ ऐसे करके, तो ये जो विकिरण जा रहा है इसका ज्यादातर असर कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो इसकी तरफ होगा, ठीक है ना, जौन सा अक्षांश इसकी तरफ होगा। जैसे मान लीजिए अभी के लिए ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, और ये हमारा ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अक्षांश के हिसाब से जो ये वेस्ट का एरिया होगा ये ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। ईस्ट का एरिया इस यहाँ पे तो भाई सूर्यता पहुंचेगा नहीं, यहाँ पे तो रात होगी, है ना। अब जैसे ये ऊपर का एरिया है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहाँ पर जो है ना इसकी सूर्य की विकिरण बहुत ही कम पहुंचेगी, तो यहाँ पे तापमान कम होगा, पहला कारण, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा आता है समुद्र तल से दूरी मान लीजिए। तो जैसे कि इसको मैं आप थोड़ा और जूम कर दूं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एरिया है नीला वाला ये क्या है, ये है समुद्र और ये है हमारा लैंड एरिया, ठीक है, सतह जिसे हम कह सकते हैं। तो जो एरिया समुद्र के जितना पास होगा वो उतना ही जल्दी गर्म और ठंडा होगा, और जो जितना दूर होगा उस पर भी वैसा ही असर पड़ेगा, ठीक है। तो समुद्र तल से दूरी भी एक इसका रीजन है, ओके। फिर यहाँ पे तीसरा रीजन क्या है कि जो धारा जो हवाएं चलती हैं, महासागरीय धारा वायु राशियां चलती हैं, उसका भी असर पड़ता है ना। और चौथा रीजन क्या था हमारा, एक सेकेंड, चौथा रीजन भी देख लेता हूं मैं, वेट अ मिनट, हाँ ऊंचाई, ठीक है, तो वो उसी में आ जाएगा अक्षांश वगैरह में। अब इनको एक एक करके ध्यान से समझ लो। जैसे अक्षांश है तो किसी भी स्थान का जो तापमान है वो उस स्थान से उस स्थान पर जो भी सूर्यताप मिल रहा है उसको प्राप्त हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, और अक्षांश के अनुसार इसमें भिन्नता पाई जाती है। फिर उत्तुंगता या ऊंचाई है, वायुमंडल पार्थिव विकिरण के द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के जो स्थान होते हैं वहां पे तापमान अधिक होता है और ऊंचे भाग में स्थित स्थानों का तापमान कम होता है, ठीक है। जो भी अभी हमने ब्लू ओशन देखा था वहां पे क्या होता है, तापमान ज्यादा होता है, और जो पहाड़ी इलाके होते हैं ऊंचे वहां पे तापमान कम होता है। वहां पे आपने देखा होगा कि ज्यादा ऊंचा है तो वहां पे हिम यानी कि बर्फ भी होती है, ठीक है। फिर समुद्र से दूरी, किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक, ये तीसरा कारक है समुद्र से उस स्थान की दूरी। क्योंकि देखो स्थल की अपेक्षा जो समुद्र होता है ये धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। अब जो एरिया समुद्र के
जितना निकट स्थित होगा उतना ही उस पर स्थल समीर का प्रभाव पड़ेगा, समुद्र एवं स्थल समीर का, है ना। फिर आता है वायु सहित या वायु राशि तथा महासागरीय धाराएं। तो वायु राशि भी तापमान को प्रभावित करती है। कैसे? जो कोष्ण वायु संहिताओं से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक होता है, क्योंकि ये जो कोष्ण वायु संहिताएं होती हैं ये होती हैं थोड़ी गर्म। अब जो स्थान इसके एरिया में होगा, है ना, उसका तापमान थोड़ा हीट कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो इससे प्रभावित नहीं होगा उसका तापमान कम होगा। इसी प्रकार महासागरीय धाराओं का भी प्रभाव होता है। तो बस यही मेन 4 कारण है इसके, ठीक है। और इन्हीं 4 पॉइंट से आपको पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं। और अब मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा सारी की सारी चीजें। तो अक्षांश है, उत्तुंगता या ऊंचाई है, समुद्र से दूरी है, और ये चीजें हैं। अब इसी को इंग्लिश में देख लीजिए। तो डिस्क्राइब दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो कौन कौन सी रीजन है? सबसे पहले है लैटिट्यूड, फिर एल्टीट्यूड, फिर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड एयर मासेस ओशन करंट्स, ठीक है, एंड ओशन करंट, इस तरीके से। ओके प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारा अगला क्या नाम है, सेकंड बुक जो है ना इंडिया वाली, उससे क्वेश्चन है दोनों के दोनों। तो ध्यान से समझिए। देखिए पहला क्या है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे जो द्वीप समूह हैं स्थित हैं, ठीक है, उनका आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है किन्हीं 5-5 बिंदुओं के द्वारा, ठीक है। तो अरब सागर के द्वीप की बात करेंगे और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों की बात करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला है अरब सागर के द्वीप यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की। अब ध्यान से इसको समझें, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों अरब सागर के द्वीप की, ठीक है। देखो जो अरब सागर के द्वीप है ना, सबसे पहली बात ये छोटे हैं, छोटे होने के साथ साथ ये मानव के रहने के योग्य नहीं है। दूसरा, अरब सागर के जो द्वीप हैं छोटे छोटे, यहाँ पे कोई ज्वालामुखी भी नहीं मिलता है। और कुल मिला के अरब सागर के द्वीपों में मात्र 36 द्वीप हैं, सिर्फ और सिर्फ 36, ठीक है, जिसमें से केवल 11 द्वीप पर ही मानव थोड़ा बहुत बसाव करते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अगर हम बात करें अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, वो है मिनी कॉय द्वीप, ठीक है, मिनी काय द्वीप, कॉय नहीं काय है। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप मिनी काय द्वीप, या किसका एग्जाम्पल है, तो अरब सागर का। और इसमें लक्षद्वीप भी शामिल होता है अरब सागर में। इसके अलावा इसे जिस चैनल के द्वारा अलग किया जाता है वो है 11 डिग्री चैनल, और यह पूरा जो द्वीप है वो प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है, ठीक। अब इसी को इंग्लिश में देख, मतलब इसका दूसरा पार्ट है बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं, सबसे पहली बात ये बड़े होते हैं और यहाँ पे ज्यादातर मानव आवास भी होते हैं। यहाँ पर एक जीवांत ज्वालामुखी है, भारत का जीवंत ज्वालामुखी, जो कि है बैरन द्वीप, ठीक है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में तकरीबन 572 द्वीप हैं। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल होता है, और इसे 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है, और इन द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, ठीक है। तो दोनों की ही अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, ठीक है। अगर हम इसको वो करें ना, इसका क्या बोलते हैं, तुलना करें, ठीक है। तो तुलना करने के लिए मैं इसको एक बार एक ही जगह पे ला देता हूं, तो आप इससे ढंग से समझ जाएंगे। देखो जैसे अरब सागर के द्वीप कैसे होते हैं, छोटे हैं और आवास के योग्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के बड़े हैं और आवास के योग्य हैं। अरब सागर में कोई जीवंत ज्वालामुखी नहीं है, या फिर कोई ज्वालामुखी है ही नहीं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में भारत का जीवांत ज्वालामुखी है, उसका नाम है बैरन द्वीप। अरब सागर में सिर्फ 36 द्वीप हैं और 11 द्वीप पर ही मानव रहते हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार भी इसमें शामिल है, और इसमें लक्षद्वीप शामिल है, ठीक है। अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप है मिनी कॉय द्वीप। फिर अरब सागर को 11 डिग्री चैनल से अलग करते हैं और इसको 10 डिग्री से करते हैं। ये पूरा द्वीप प्रवाल निक्षेप से बना है और बंगाल की खाड़ी के ज्वालामुखी से उत्पत्ति हुई है। बस हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आशा करता हूं कि अब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी के हम अथवा वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है। इन्हीं 5 मुख्य विशेषताओं के द्वारा गंगा नदी अपवाह तंत्र का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। जो गंगा नदी है बच्चों, इस अपवाह तंत्र का आपको ढंग से मूल्यांकन करना है।
तो चलो मूल्यांकन करेंगे भाई एकदम मस्त तरीके से और समझा भी दूंगा आपको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो गंगा नदी अपोहा तंत्र, देखो बच्चों अभी एमसीक्यू पिछली वीडियो में आपको मैंने करवाया था तो उसमें बहुत चीजें बताई थी मैंने। देखो बच्चों गंगा नदी जो है वो यूके यानी कि उत्तराखंड राज्य में जो उत्तरकाशी जिला है इसके गोमुख के निकट एक हिमनद है गंगोत्री हिमनद, यहां से निकलती है तकरीबन 3900 मीटर की ऊंचाई से, ठीक है। निकली कहां से? यूके से। कहां से? गंगोत्री हिमनद से, ठीक है। फिर ये नदी धीरे धीरे आगे बहती है तो ये नदी जाके मिलती है देवप्रयाग में, ठीक है। देवप्रयाग में मतलब देवप्रयाग में जो भागीरथी है और अलकनंदा है ये दोनों आपस में मिलते हैं, जिसे त्रिवेणी घाट भी कहते हैं। इसके बाद यह गंगा कहलाती है। गंगा का असली नाम कहां पे पड़ता है? जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में मिलते हैं। फिर यह नदी हरिद्वार के मैदानों में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। उसके बाद यह नदी फिर हरिद्वार से दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण से पूरब की ओर बहती है और अंत में यह दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं में भागीरथी और हुगली इसमें विलीन हो जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करते से ही इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि बांग्लादेश में पद्मा नदी को किस नाम, मतलब गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, या फिर पद्मा किस नदी का नाम है? तो गंगा का है। गंगा नदी अभा तंत्र की कुल लंबाई तकरीबन 2525 किलोमीटर है और ये भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। इसके उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदियां और दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय से निकलने वाली मौसमी नदियां होती हैं ये भी मिलती हैं यहाँ के। यमुना ये जो है गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन इसके दाहिने किनारे पे मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट पे मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां जैसे कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, ठीक है, गंडक, कोशी, महानंदा, ये चीजें आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसे लिखना था। तो प्यारे बच्चों गंगा नदी अपोहा तंत्र के बारे में आपसे कई सारे एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कहां से निकलती है? तो उत्तराखंड में किस जिले से? उत्तरकाशी से। कौन से हिमनद से? गोमुख की निकट है गंगोत्री हिमनद, ठीक है। गंगा का असली गंगा नाम कहां पे पड़ता है? जब ये देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं तब, ठीक है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका क्या नाम पड़ता है? पद्मा। गंगा नदी किन दो धाराओं में बढ़ती है? पहली भागीरथी, दूसरी हुगली में बढ़ती है। इसकी लंबाई कितनी है? भारत का सबसे बड़ा अभा तंत्र है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, पश्चिमी नदी यमुना, ठीक है। दाहिनी ओर क्या नाम है? सोन नदी, और इंपॉर्टेंट ये है ना, ये चीजें। अब इन्हीं क्वेश्चंस को जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं अब वो यहां से समझ लीजिए कि डू अ comparative study of the islands situated in the Arabian Sea and the Bay of Bengal in 5 points. आइसलैंड ऑफ द अरेबियन सी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट लिखे हुए हैं A B C D E F। फिर आइसलैंड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, तो बंगाल की खाड़ी के आइलैंड की ये विशेषता है, ओके। चलो उसके बाद इवेल्युएट द गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम बाय एनी 5 मैन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देख लीजिए गंगा रिवर सिस्टम के बाद ड्रेनेज सिस्टम के बारे में टोटल 5 के 5 पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे लिखना था और मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। चलिए ये पूरा हो गया। तो अब हम शुरू करेंगे अपने मैप वाले सेक्शन को, ठीक है। अब यहां से शुरू होता है बच्चों खंड 5वां, सेक्शन ई या फिर खंड ना, जो कि है मानचित्र आधारित प्रश्न। अब ध्यान से सुन लो बच्चों, अभी सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड मैप को समझेंगे, ठीक है। और वर्ल्ड मैप के लिए मैं कम से कम 20 मिनट तक की एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। फिर हम समझेंगे इंडिया के मैप को, ठीक है। तो इंडिया के मैप के लिए भी मैं तकरीबन 20 मिनट का ही एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो सारे बच्चे इस दोनों मैप की वीडियो को जरूर देखें, ओके। चलो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 29 कहता है कि विश्व के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर 6 भौगोलिक विशेषताओं को A B C D E और F के रूप में चिन्हित किया गया है। अब आपको जो जानकारी दी जा रही है इसकी सहायता से किन्हीं 5 को पहचानिए और उनका सही नाम उनकी खींची गई रेखा पर लिखिए।
ठीक है, तो पेपर में आपको हो सकता है 6 पूछ लिया जाए, हो सकता है 7 भी पूछा जा सकता है, 7 में से कोई 5 या 6 में से कोई 5। ठीक है, अब देखो यहां पे जैसे कि सबसे पहले दिया गया है एक प्रमुख सागर। ठीक है, तो अब हम मैप देखते हैं। नंबर 1 पे है एक प्रमुख सागर। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे सागर दिख रहा है ये कौन सा है, फटाफट से आप सोचिए ये सागर कौन सा है फटाफट से। तो ये बेसिकली मेड्रियन सी है। मेड्रियन सी का मतलब होता है भूमध्य सागर। ठीक है, मैं लिख देता हूं भूमध्य सागर। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा आता है बच्चों हमारा पॉइंट, एक प्रमुख प्लेट। ठीक है, तो एक प्रमुख प्लेट यहाँ पे कौन सी है, दूसरे नंबर पे। तो ये दूसरी प्लेट है, ये कौन सी बच्चों, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ठीक, फिर आता है अगला क्वेश्चन। अरे कहाँ चला गया इतनी जल्दी। हाँ, एक छोटी प्लेट। ठीक है, तो 5 से 6 आपकी छोटी प्लेटें हैं। अब यहाँ पे छोटी प्लेट अगर आप देखेंगे तीसरे नंबर पे ये दी हुई है। ठीक है, तो इसको मुझे देखना पड़ेगा एक बार। हाँ, ये है अरेबियन प्लेट। ठीक है, ये कौन सी है, ये है अरेबियन प्लेट। ओके, अरब है यहाँ पे, तो ये अरेबियन प्लेट है। फिर है बच्चों दुनिया का सबसे गर्म स्थान। तो चौथे नंबर पे दुनिया का सबसे गर्म स्थान है, और वो कौन सा है बच्चों, ये है पेंटागोनिया। ठीक है, ये कौन सा है, पेंटागोनिया। ओके, फिर अगला एक गर्म धारा और छठी एक ठंडी धारा। तो गर्म धारा जो है बच्चों यहाँ पे जो दिखाई गई 5वें नंबर पे, ये है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, और ये जो छठे पे आप देख रहे हैं ये प्रशांत महासागरीय धारा है। एक सेकंड, प्रशांत महासागरीय, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, वही तो मैं कहूँ, प्रशांत महासागर तो इस जगह पे है दरअसल। ठीक है, तो अब देख लो बच्चों, ये महासागर हमारा कौन सा था, भूमध्य महासागर। ये हमारी एक बड़ी प्लेट है उत्तरी अमेरिकी, ये हमारी छोटी प्लेट थी अरेबियन प्लेट, ये दुनिया का सबसे गर्म स्थान है पेंटागोनिया, और ये हमारी एक गर्म महासागरीय धारा है, और ये हमारी एक ठंडी महासागरीय धारा है। ठीक है, ये चीज़ें थी। चलो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कमेंट करना, देखते हैं किस बच्चे को मैप के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, फटाफट से बताएंगे। ओके, तो आप मुझे ये बताओ कि इस जगह पे, ठीक है ना, इस जगह पे या तो ये बताओ कि कौन सा महासागर है। ठीक है, कौन सा महासागर है, और उस महासागर को ना एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, उसका दूसरा नाम भी है। तो एक तो पहले उस महासागर का नाम बताओ, फिर उसका दूसरा नाम क्या है मुझे ये भी बताओ। दोनों चीजें बताओ, पहले महासागर कौन सा है और उस महासागर का क्या नाम है मुझे ये भी बताओ। सारे बच्चे मैप का आंसर मुझे कमेंट करें जल्दी से जल्दी। ओके, तो ये हो गया वर्ल्ड मैप। अब बारी आती है इंडिया के मैप की। ओके, इंडिया के मैप में देखेंगे तो भारत के राजनीतिक रूपरेखा मानचित्र पर निम्नलिखित भौगोलिक विशेषताओं में से इन्हीं 5 को उपयुक्त प्रतीकों के साथ ढूंढें और चिन्हित करें। जैसे कि सबसे पहले है बच्चों राजस्थान की राजधानी। तो राजस्थान की राजधानी क्या है बच्चों, आप सभी को पता है। ठीक है, फिर है सुंदरवन जीव मंडल निचय। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, आप सभी को पता है। सबसे ज्यादा सूखा किस क्षेत्र में पड़ता है, मिजो द्रोणी कहाँ पे है, कावेरी नदी कहाँ पे है, और नंदा देवी जी मंडल निचय कहाँ पे है, इनके बारे में। ठीक है, तो एक एक करके इन सभी को आप समझते हैं। एक सेकंड, देखो ये तो खाली मैप है, अब यहाँ पे हम इसे भरेंगे। तो सबसे पहला था राजस्थान की राजधानी, तो वो है बच्चों जयपुर। ठीक है, दूसरा सुंदरवन जीव मंडल नीचे कहाँ पे है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये रहा, यहाँ पे है ये आपका। ठीक, तीसरा क्या था, वो एरिया जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो ये है वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट में इस जगह पे यहाँ पे होती है। फिर चौथा क्या था बच्चों, कावेरी नदी कहाँ पे होती है, तो कावेरी नदी देखिए ये यहाँ से निकलती है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे, तो ये क्या है बच्चों, कावेरी नदी। ये पांचवा था। चौथा था बच्चों वो अत्यधिक सूखा कहाँ पे पड़ता है, तो अत्यधिक सूखा बेसिकली यहाँ पड़ता है इस जगह पे। और फिर मिजो द्रोणी कहाँ पे है, तो सिंपल सी बात है मिजो में होगी, मिजोरम में, ये रही आपकी नीचे की तरफ। और नंदा देवी जी मंडल नीचे,
तो ये है बच्चों आपका यूके में, उत्तराखंड में, ठीक है। और यहीं पे इसी के थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे गंगोत्री हिमनद है। ओके, तो हर एक के बारे में आपको सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए एक और क्वेश्चन है इंडिया के मैप के लिए, ठीक है। आपको इंडिया के मैप के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे जल्दी से जल्दी सारे बच्चे कमेंट करें, देखते हैं किसको पता है, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है बच्चों आप सभी से, हमारी जो 3 पहाड़ियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं बेसिकली, एक तो है गारो, ठीक है, फिर है जयंती, गारो, खासी और जयंती, ठीक है। गारो, खासी और जयंती, ये जो पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, ये बेसिकली किस राज्य में है, ठीक है, किस राज्य में ये बताना है। हिंट दे देता हूं आपको, हिंट इतना सा है कि ये जो है ना आपकी जो 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है, आपकी जो 7 सिस्टर्स हैं इसके अंदर है, यानी कि इन स्टेट्स में है कहीं पे, ठीक है ना, इन स्टेट्स के अंदर है कहीं पे। तो वो स्टेट कौन सा है मुझे फटाफट से बताओ, गारो खासी जयंतियां किस स्टेट में है, ठीक है। कमेंट करके बताएं, 2 क्वेश्चन आपसे मैंने पूछे हैं और सारे के आंसर मुझे चाहिए, फटाफट से कमेंट करें। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 11th का आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के फाइनल के एग्जाम के लिए जो पहला वाला हमारा सैंपल पेपर है, इसके पार्ट 2 को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब सुनो ध्यान से, आपके एग्जाम से पहले पहले हम आपको 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 8 से लेके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर करवाएंगे बच्चों ज्योग्राफी के, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। इवन हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए ना कम से कम 2-3 साल के जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वो भी आपको सॉल्व करवा दें, ठीक है। तो जो भी सैंपल पेपर्स होंगे, जो भी पीवाईक्यूज होंगे, उन सभी की वीडियो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट में मिलेगी आई बटन में, तो सारे बच्चे चेक कर लेना अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है या फिर आप नहीं देख पाते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगे। ओके बच्चों, अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं बच्चों, ठीक है। अपने सभी दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना फीडबैक बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं बच्चों आप सभी से अगले सैंपल पेपर नंबर 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।